हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में, कोलाइडी विलयन के बारे में। इसके पहले की क्लास में आप लोगों ने कैटलिस्ट को देख लिया था, कैटलिस्ट के बारे में समझ लिया था, कैटलिस्ट किस प्रकार से कार्य करता है उसको समझा था आपने। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, विलयन जो होता है, पहले की क्लास में आप लोग विलयन पढ़ा है, विलयन के बारे में आप जानते हैं। विलयन क्या होता है? विलयन एक होमोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें कि विलेय और विलायक यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पूर्ण रूपेण एक दूसरे से मिले हुए होते हैं और उसमें थ्रू आउट सॉल्यूशन मतलब पूरे के पूरे विलयन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो परसेंटेज होता है वो सब जगह पे एक समान होता है, यानी कि हर जगह पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा एक समान होती है। अब बात यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिए, कोलोइडल सॉल्यूशन एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन ही है, यानी कि अगर आप देखें तो सॉल्यूशन को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन और दूसरा होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? तो एग्जांपल के तौर पे आप ये देख लीजिए कि आप एक नमक और जल का घोल ले रहे हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड और वाटर के सॉल्यूशन को आप लीजिए तो वो पूरी तरह से आपको ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। थ्रू आउट आपको सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है उसमें परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन एक समान नजर आता है, यानी सब जगह नमक और जल की मात्रा एक समान नजर आती है। और अगर आप देखें कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में, तो कोलोइडल सॉल्यूशन आपका क्या है कि जैसे दूध का एक एग्जांपल लीजिए स्टूडेंट। दूध में होता क्या है कि वसा यानी फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाटर में सस्पेंडेड होते हैं, वाटर में मिक्स्ड अप होते हैं। देखने में अगर आप देखें तो दूध को भी अगर देखा जाए तो दूध में ऑयल पार्टिकल्स और वाटर सारे जगह पे एक समान मिले हुए होते हैं। तो इस आधार पे आप कोलोइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आप ये बता ही नहीं पाएंगे कि दूध ट्रू सॉल्यूशन है मतलब वास्तविक विलयन है या फिर कोलोइडल विलयन है, इसको अंतर कर पाना संभव नहीं है। तो एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है कि 1861 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे ग्राहम। उन्होंने कोलोइडल सॉल्यूशन को डिफाइन किया और बताने की कोशिश की कि देखिए, अगर हम लोग समझें अच्छी तरह से तो सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन अलग अलग होते हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए नमक और जल के घोल को आप गर्म कीजिए और गर्म करने पर नमक कुछ देर के बाद जल स्वतः वाष्प में उत्सर्जित होने लगेगा, वाष्प में वो बदलने लगेगा और नमक जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को क्रिस्टलॉइड कहते हैं, जिसमें कि विलेय के कण यानी सॉल्यूट के कण क्रिस्टल के रूप में बदल जाते हैं। उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्रिस्टलॉइड कहते हैं। जबकि ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कोलोइडल सॉल्यूशन का यानी दूध को ही अगर लें, आप कितना भी उसको हीट कीजिए वहां पे क्रिस्टल के रूप में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं? कोलोइड कहते हैं। तो अंतर यहाँ पे ग्राहम के द्वारा दिया गया कि हम लोग सॉल्यूशन को यानी विलयन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग होगा हमारा कौन सा? तो क्रिस्टलॉइड और दूसरा होगा कोलोइड, यानी क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन और दूसरा होगा कोलोइडल सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन का मतलब क्या कि वैसा सॉल्यूशन जिसे गर्म करने के उपरांत उससे हम क्रिस्टल को प्राप्त कर सकते हैं उसे क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन कहेंगे, और वैसा सॉल्यूशन जिसे गर्म करने के उपरांत हम क्रिस्टल प्राप्त नहीं कर सकते उसे हम कोलोइडल सॉल्यूशन कहेंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, कोलोइडल सॉल्यूशन यानी कोलोइडल विलयन को। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सन 1861 ईस्वी में ग्राहम के द्वारा विलयन को दो भागों में बांटा गया। चलिए, दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा स्टूडेंट? तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे विलयन लिखिए और विलयन को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सॉल्यूशन, और स्टूडेंट विलयन
विलयन और सॉल्यूशन को हम लोग दो भाग में बांट रहे हैं। कौन कौन सा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक होगा आपका क्रिस्टलॉइड, या फिर इसको ऐसे लिखिए क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन, और दूसरा हम लोग लिखेंगे क्या? कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों के पास सॉल्यूशन दो भाग में आ गया, एक क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन और दूसरा कोलॉइडल सॉल्यूशन, यानी क्रिस्टलॉइड विलयन और दूसरा हो गया कोलॉइड विलयन। तो देखिए दो तरह के विलयन आपके पास हो गए, तो किसको हम लोग क्रिस्टलॉइड विलयन कहेंगे, किसको हम लोग कोलॉइडल विलयन कहेंगे? अगर इसके बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वैसे विलयन जिनसे क्रिस्टल के रूप में सॉल्यूट को प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, NaCl वाटर सॉल्यूशन, उसी तरह से चीनी जल घोल इत्यादि, यहाँ पे इत्यादि लिख दीजिए। तो क्या हो गया? इसको हम लोग क्रिस्टलॉइड कहेंगे सॉल्यूशन। जैसे नमक का घोल, चीनी का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल, फेरस सल्फेट का घोल, ये सारे जो घोल होंगे, जो विलयन बनेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलॉइडल सॉल्यूशन कहेंगे। अब चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात कर लेते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो इसके आधार पर जो हम लोग डिफाइन करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन को, उसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे? वैसे विलयन जिनसे सॉल्यूट के कण क्रिस्टल के रूप में प्राप्त नहीं किए जा सकते हों, उसे कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या हो गया स्टूडेंट? उसे कोलॉइडल सॉल्यूशन कहेंगे जिसे क्रिस्टल के रूप में नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर आप लिखना चाहें तो दूध हो जाएगा स्टूडेंट, आप रबर ले सकते हैं, आप क्या ले सकते हैं? तो दूध हो जाएगा, रबर हो जाएगा, और आप जिलेटिन ले सकते हैं। ये सारे क्या होंगे? ये सारे कोलॉइडल सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, ग्राम के अनुसार से विलयन को दो भाग में बांट दें, क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके आगे फिर बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये तो बात हो गई क्रिस्टल बनने और क्रिस्टल नहीं बनने के बारे में। उसके आगे हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन जो होता है उसमें उपस्थित उसके सॉल्यूट के कण के आकार के आधार पे सॉल्यूशन को हम लोग दो भाग में बांट देंगे। एक होगा हमारा ट्रू सॉल्यूशन यानी वास्तविक विलयन, और दूसरा होगा हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसको कोलाइडी विलयन कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में कि सॉल्यूट के कण के आकार के आधार पर इसको दो भाग में बांट दीजिए स्टूडेंट। पहला क्या लिख दीजिए यहाँ पे? ट्रू सॉल्यूशन, जिसको क्या कहेंगे हम लोग? वास्तविक विलयन। और दूसरा हो जाएगा हमारा स्टूडेंट कोलॉइडल सॉल्यूशन, और इसे हम लोग कह देंगे क्या? कोलाइडी विलयन। चलिए इन दोनों में पहले हम आपको अंतर समझाते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन किसे कहेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन किसके कहेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे
ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में और सस्पेंशन के बारे में। इन तीनों को एक साथ हम लोग क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर आप द्रव में किसी भी ठोस को घुलाते हैं तो घुलने के बाद वो किस तरह का विलयन बनाता है। क्या वो वास्तविक विलयन बनता है, या फिर कोलॉइडल विलयन बनता है, या फिर सस्पेंशन, यानी कि आप उसको सस्पेंशन ये निलंबन करते हैं तो निलंबित विलयन बनता है। तो ये पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो एक बात ध्यान देना है स्टूडेंट, ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो कण होंगे, यानी द्रव में अगर सॉल्यूट के कण घुले हुए हैं, यानी कि आप मान के चलिए कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कण घुले हुए हैं, तो सॉल्यूट के कण का जो आकार होगा वह एक अणु के आकार के बराबर होगा। यानी कि सॉल्यूट के कण का आकार बहुत ही छोटा होता है और यह एक समांग विलयन बनाता है, यानी होमोजेनस मिक्सचर बनाएगा, जिसमें कि पूरे के पूरे विलयन में विलेय के पार्टिकल यानी सॉल्यूट के पार्टिकल जो होंगे वो पूरे के पूरे विलयन में एक समान तरीके से मौजूद होंगे, और इस तरह के विलयन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे उदाहरण भी आपने देखा, नमक और जल का घोल अगर आप बनाते हैं तो नमक के जो कण होते हैं वो जल के पूरे आकार में, यानी पूरे जल में एक समान तरीके से मिले हुए होते हैं। तो उस तरह के विलयन को हम लोग कौन सा विलयन कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन या फिर वास्तविक विलयन कहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं कि इस विलयन में सॉल्यूट के कण अणु के आकार के होते हैं तथा ये समान रूप से पूरे विलयन में मौजूद होते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये समान रूप से पूरे विलयन में मौजूद होते हैं। एक बात और लिखेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हैं, वास्तविक विलयन समांग विलयन कहलाता है। समांग विलयन को आप होमोजेनस सॉल्यूशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, क्या मिलेगा आपको, उदाहरण के तौर पे नमक जल, और क्या मिल सकता है, चीनी प्लस जल इत्यादि, जो पूरी तरह से घुल जाते हैं, वो आपका ट्रू सॉल्यूशन होगा। ये ट्रू सॉल्यूशन का उदाहरण है। और एक तरह से बात करें तो अगर हम अणु के आकार की बात करें इसमें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक पॉइंट और लिखिए, इसमें अणुओं का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है। यानी कि एक अणु का आकार स्टूडेंट ध्यान रखना है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी छोटा होगा, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए अणुओं का आकार जिस विलयन में, उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक विलयन यानी ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए कोलॉइडल विलयन के बारे में। तो सबसे पहले इनमें अणुओं का ऐसे बात करें कि इसमें उपस्थित सॉल्यूट के कणों का आकार अणुओं के आकार की तुलना में ज्यादा बड़े होते हैं, और यह एक विसमान विलयन यानी कि हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाता है। यहाँ पे लिखेंगे, इस विलयन में सॉल्यूट के कण का आकार अणुओं के आकार से ज्यादा बड़े होते हैं। आगे लिखिएगा, यह एक विसमांग विलयन है।
विषमांग विलयन है। विषमांग विलयन को हेट्रोजीनस कहते हैं। हेट्रोजीनस क्या लिख सकते हैं? हेट्रोजीनस सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इसमें लिखिएगा कि इस विलयन में सॉल्यूट के कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻�7 सेंटीमीटर तक होता है। यानी कि यहाँ ध्यान देना है स्टूडेंट कि इस विलयन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स यानी सॉल्यूट के कणों का जो आकार होगा वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होगा। और उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आप जिलेटिन लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं? जिलेटिन लिख सकते हैं, आप रबर लिख सकते हैं, आप सोल लिख सकते हैं इत्यादि। ये तो हो गई बातें। एक बात और हम आपको कहना चाहेंगे, इसे विलयन यानी सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी कि आप ध्यान रखिएगा, ट्रू सॉल्यूशन को सॉल्यूशन भी सिर्फ कहते हैं और इस विलयन को यहां लिखेंगे, इस विलयन को सोल कहा जाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट कि अगर सिर्फ सॉल्यूशन बोला जाए तो उसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन होता है और अगर सोल बोला जाए तो उसका मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन के अलावा अब हम डिस्कस करने वाले हैं सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन के बीच अंतर। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग अंतर समझते हैं सस्पेंशन और कोलॉइडल विलयन के बारे में। तो सस्पेंशन देखिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों को हम लोग हेट्रोजीनस मिक्सचर ही कहते हैं, यानी दोनों विषमांग विलयन ही कहलाते हैं। लेकिन ध्यान देना है, सस्पेंशन और कोलॉइडल विलयन में मुख्य अंतर क्या है कि सस्पेंशन को अगर कुछ देर आप बिना हिलाए डुलाए एक जगह पे रख देते हैं तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के स्वरूप आप देखिए कि आप क्या कीजिए, मिट्टी को जल के अंदर आप घुला दीजिए। जल को अंदर घुलाने के बाद कुछ देर आप इसको बिना हिलाए डुलाए अगर छोड़ दें तो मिट्टी जो होता है वो बर्तन के बॉटम सरफेस पे यानी पेंदी में बैठ जाता है और जल उससे अलग ऊपर सरफेस पे आ जाता है, यानी मिट्टी अलग और जल अलग। तो इस तरह के विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? निलंबन यानी कि सस्पेंशन कहेंगे, जिसमें कि सॉल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में पूर्ण रूपेण मिले नहीं होते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है कि पूरे के पूरे अगर सॉल्यूशन की अगर बात करें, पूरे के पूरे अगर मिक्सचर की बात करें तो उसमें कहीं कहीं सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो सकती है, कहीं पे सॉल्यूट की मात्रा कम हो सकती है। उस तरह के विलयन को क्या कहेंगे? हम लोग सस्पेंशन कहेंगे। अगर आकार की बात करें तो यहाँ पर सॉल्यूट के कणों का जो आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा होता है। ध्यान रखना है, इसमें सॉल्यूट के कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। अगर उदाहरण के स्वरूप देखें तो मिट्टी जल का घोल, चौक जल का घोल, ये सारे क्या होते हैं? आपके सस्पेंशन होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सस्पेंशन के बारे में कि इस विलयन में सॉल्यूट के कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। तो क्या हो गया स्टूडेंट कि इसमें सॉल्यूट के कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। अगर आगे हम बात करें दूसरी बात तो यह पूर्ण रूपेण विषमांग विलयन है। ये पूर्ण रूपेण विषमांग विलयन है जिसमें
सॉल्यूट के कण विलयन, जिसमें सॉल्यूट के कण कहीं ज्यादा और कहीं कम हो सकते हैं। तो क्या हो गया स्टूडेंट, सॉल्यूट के कण कहीं ज्यादा और कहीं कम हो सकते हैं। उसके आगे अगर बात करें आप, तो सस्पेंशन के बारे में हम लोग क्या बात कर सकते हैं। ये तो इसके आकार की बात हो गई, ये विषमांगता की बात हो गई। और यहाँ पे लिखते हैं इस विलयन को अगर कुछ देर छोड़ दिया जाए तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग सतह बना लेते हैं। तो ये हो गया सस्पेंशन स्टूडेंट। उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं क्या, तो उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, मिट्टी प्लस जल, फिर लिख सकते हैं आप चौक प्लस जल इत्यादि। तो ये हो गया सस्पेंशन स्टूडेंट। अंतर क्या समझ में आया आपको, सॉल्यूट पार्टिकल के कण के आधार पे अंतर होता है स्टूडेंट। सॉल्यूट पार्टिकल का कण अगर 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटा हो, यानी 1 नैनोमीटर से छोटा हो, तो वह ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर सॉल्यूट का पार्टिकल 1 नैनोमीटर से बड़ा हो, यानी कि 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के बीच में हो, तो वो कोलॉइडल विलयन कहलाता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाता है। जबकि सॉल्यूट के पार्टिकल का आकार अगर 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा हो, तब वो क्या कहलाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा। तो ये अंतर है ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमें सिर्फ और सिर्फ कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट, हम लोग ना ही आप सस्पेंशन की बात करेंगे, ना ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आप इसको, सस्पेंशन को नोट डाउन कीजिए। अब हम विभिन्न प्रकार के कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कोलॉइडल सॉल्यूशन में दो भाग होते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, और यहाँ ध्यान दीजिएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन के दो भाग होते हैं। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, इसको कहते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम। और इसे कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। तो देखिए स्टूडेंट, हिंदी थोड़ा मुश्किल है, इंग्लिश में ही बात कर लेते हैं हम लोग। और डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, तो एक ध्यान से बात समझिएगा कि अगर आप कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसमें जो सॉल्यूट के कण होते हैं वो द्रव में घुले हुए होते हैं। अगर ऐसी बात हम लोग करें, तो सॉल्यूट का कण वहां पे क्या कहलाएगा, डिस्पर्स्ड फेज कहलाएगा। मतलब वैसे कण जो कि विलयन में घुले हुए होते हैं, उस कण को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सॉल्यूट के कण जब सॉल्वेंट में घुलते हैं तो सॉल्यूट के कण डिस्पर्स्ड फेज कहलाते हैं। ध्यान रखना है स्टूडेंट, वैसे कण जो कि सॉल्वेंट में घुल जाएंगे, उस कण को क्या कहेंगे हम लोग, डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे। और यहाँ देखिएगा ध्यान से कि जो सॉल्वेंट डिस्पर्स्ड फेज को बुलाता है, उसे हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि जिस माध्यम या सॉल्वेंट में
डिस्पर्स्ड फेज के कण घुलते हैं, उन्हें डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। तो ध्यान देना स्टूडेंट कि सॉल्वेंट, मान लीजिए कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो उसमें जो सॉल्यूट होगा वो आपका क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज होगा जो घुलता है, और सॉल्वेंट जो होगा वो डिस्पर्सन मीडियम होगा जो घुलाता है। तो जो घुलता है वो क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज हो गया, और जो घुलाता है वो क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम हो गया। तो इसको आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा स्टूडेंट। वैसे कण जो कि सॉल्यूशन में घुलते हैं वो डिस्पर्स्ड फेज कहलाते हैं, और वैसे कण जो सॉल्यूशन में मतलब कि सॉल्यूट को घुलाते हैं वो क्या कहलाएंगे, डिस्पर्सन मीडियम कहलाएंगे। तो ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे कोलॉइडल सॉल्यूशन को वर्गीकृत करेंगे, यानी क्लासिफाइड करेंगे। कितने तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन बन सकते हैं इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो इसको नोट कीजिए, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। अब इसके आधार पे हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे, मतलब कि उसको वर्गीकृत करेंगे। किस आधार पे, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे, मतलब घुल और घोलक के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करने वाले हैं किसको, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पे। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज हो गया स्टूडेंट, ये हो गया डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, और यहाँ पे आपका हो गया उदाहरण। चलिए स्टूडेंट, ये हो गया उदाहरण, ये डिस्पर्सन मीडियम हो गया, ये डिस्पर्स्ड फेज हो गया। इसको 3 भागों में हम लोग बांट लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला भाग हम लोग लेते हैं कि हमारा डिस्पर्स्ड फेज के रूप में अगर हम लोग गैस लें और गैस को हम लोग द्रव में घुलाने की कोशिश करें, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज आपका क्या है, गैस, और डिस्पर्सन मीडियम है द्रव। यानी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि द्रव में घुला हुआ गैस, द्रव हमारा क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है, और उसमें घुला हुआ गैस का कोई एक उदाहरण सोचिए। तो द्रव में घुला हुआ गैस का अगर उदाहरण देखेंगे तो क्या देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम हमारा द्रव है और डिस्पर्स्ड फेज हमारा क्या है, गैस है। तो द्रव में गैस का घुला हुआ होना आप क्या देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो उदाहरण में आपका फोम हो सकता है, या कि फेन। फेन मतलब कि जब आप सर्फ को जल में डालते हैं और उसको हिलाते हैं तो फेन बनता है। फेन क्या है, द्रव में घुला हुआ आपका क्या है, गैस है। तो द्रव में घुला हुआ गैस है। या फिर आप बात कर सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, शीतल ड्रिंक्स, शीतल पेय पदार्थ। आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला हुआ होता है। किसमें घुला हुआ होता है, द्रव में घुला हुआ होता है। तो ये उदाहरण हो गया गैस का घुलना द्रव में। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि गैस द्रव में घुल रहा है, अब द्रव में घुलेगा। यानी कि अब यहाँ पे ध्यान से दीजिए कि डिस्पर्सन मीडियम आपका द्रव है और द्रव में ही द्रव को घुलाना है, यानी द्रव हो जाएगा यहाँ सॉल्वेंट और द्रव हो जाएगा यहाँ पे द्रवी हो जाएगा क्या, सॉल्यूट। तो ये तो साधारण सी बात है, जैसे जल और ऐसे बात के जल और अल्कोहल का मिश्रण, या फिर आप बात कीजिए जल और अम्ल का मिश्रण। तो यहाँ पे लिख देंगे जल और अल्कोहल, जल और अल्कोहल। यहाँ पे देख सकते हैं जल और अम्ल। ये आपके पास एक उदाहरण हो गया, यानी कि द्रव में गैस घुला हुआ है, द्रव में द्रव घुला हुआ है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे में कि डिस्पर्स्ड फेज के रूप में होना चाहिए ठोस और यहाँ पे होना चाहिए द्रव, यानी कि द्रव में ठोस का घुलना। तो ये तो साधारण सी बातें हैं, आप किसी भी तरह का कोई ठोस को द्रव में घुला सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देखें तो अगर आप इसका ले लें, क्या उसको कहते हैं, द्रव में ठोस में, तो आप प्यास ले सकते हैं, इमल्सन जिसको कि जैसे हम लोग कह सकते हैं क्या,
कि दूध ले सकते हैं। दूध में क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स ठोस के रूप में क्या होता है आपका, तो फैट मॉलिक्यूल्स होता है जो किसमें घुला हुआ होता है, जल में घुला हुआ होता है। तो यहाँ पे आप उदाहरण के रूप में दूध ले सकते हैं, उदाहरण के रूप में रबर ले सकते हैं, जिलेटिन ले सकते हैं। ये क्या हो जाएंगे आपके, या फिर इसको यहाँ रहने दीजिए, दूध हो गया, रबर हो गया इत्यादि। अब चौथा में आप लीजिए द्रव हो गया डिस्पर्सन मीडियम। अब हम डिस्पर्सन मीडियम के रूप में गैस ले रहे हैं, ठीक है, और डिस्पर्सन मीडियम के रूप में गैस ले रहे हैं और इसमें घुला रहे हैं द्रव को। देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक हमने द्रव को डिस्पर्सन मीडियम बनाया, यहाँ पर गैस को डिस्पर्सन मीडियम बना रहे हैं, यानी कि गैस हमारा सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा। यहाँ हम लिख देंगे ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूट है। तो द्रव हमारा गैस हमारा सॉल्वेंट के रूप में वर्क करेगा और उसमें द्रव का घुला होना। उदाहरण बता सकते हैं, तो आप ठंडे के दिनों में देखते होंगे कुहासा। कुहासा में होता क्या है, जल की बूंदें जो है वो गैस में घुली हुई रहती हैं। और बादल, बादल क्या होता है, द्रव की बूंदें आसमान में गैस के रूप में गैस में घुली हुई रहती है। तो उदाहरण क्या हो गया, यहाँ पे कुहासा लिख सकते हैं, कुहासा के अलावा क्या लिख सकते हैं, बादल लिख सकते हैं। ये तो गैस में द्रव का हो गया स्टूडेंट। पांचवा में लिखेंगे हम लोग गैस में ठोस। गैस में द्रव हो गया, गैस में ठोस हो गया। इसका उदाहरण देखिए, तो गैस में ठोस जैसे धुआं, काला काला जो धुआं निकलता है, उस धुआं में देखिएगा कि गैस होता है और गैस में धुआं के मतलब कि कार्बन के ठोस कण उसमें घुले हुए रहते हैं। तो ये क्या हो गया उदाहरण है स्टूडेंट आपका, धुआं। तो ये हो गया गैस हम डिस्पर्सन मीडियम के रूप में लिए हैं। अब यहाँ पे हम डिस्पर्सन मीडियम के रूप में ठोस ले लेते हैं, और ठोस में सबसे पहले आप किसको बुलाइए, गैस को। तो ठोस है सॉल्यूट आपका, मतलब कि सॉल्वेंट है, और ठोस में बुलाना है किसको, गैस को। अब सोचिए इसका उदाहरण क्या होगा स्टूडेंट, तो देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक प्लेटिनम का धातु है, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस चिपक गया आके, तो इस तरह के विलयन को हम लोग कौन सा विलयन कहेंगे, कोलॉइडल विलयन। तो क्या हो जाएगा, ठोस। यहाँ पे लिखेंगे पैलेडियम, पैलेडियम धातु पर H2 गैस का अधिशोषण। चलिए ये हो गया पैलेडियम धातु पर H2 गैस का अधिशोषण। अब सातवां में बात कर लेते हैं स्टूडेंट, ठोस पर गैस, और यहाँ पे ठोस ही लिखिए। ठोस पर क्या हो सकता है, ठोस आपका हो गया डिस्पर्सन मीडियम, गैस आपका हो गया डिस्पर्स्ड फेज। अब ठोस में द्रव, बताइए ठोस में द्रव घुला हुआ होना, जैसे आप टूथपेस्ट यूज करते हैं स्टूडेंट, क्रीम यूज करते हैं अपने चेहरे पे, ये सब क्या है, ठोस में द्रव घुले हुए होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टूथपेस्ट हो गया, और आप क्या ले सकते हैं, क्रीम ले सकते हैं। ये सारे उदाहरण हो गए, किसके उदाहरण हो गए, तो ठोस में द्रव के उदाहरण हो गए। अब आठवां में हम लोग बात कर लेंगे स्टूडेंट, ठोस में ठोस का, ठोस में ठोस का उदाहरण। तो देखिए ठोस में ठोस के उदाहरण की अगर हम लोग बात करें, तो आप जितने भी मिश्र धातु देखते हैं, लोहा देखते हैं, जैसे पीतल हो गया, कांसा हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ये सब क्या है, ठोस में ठोस का विलयन है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे क्या, मिश्र धातु। उदाहरण में आप लिख लीजिए क्या, उदाहरण में यहाँ पे आ जाएगा पीतल, कांसा इत्यादि। तो ये तो स्टूडेंट हो गए 8 प्रकार के हम लोग कोलॉइडल विलयन की बात कर लिए, जिसमें कि पहले 2 हो गए, 3 द्रव डिस्पर्सन मीडियम के रूप में, 2 गैस डिस्पर्सन मीडियम के रूप में, और 3 आपका क्या हो गया, ये ठोस डिस्पर्सन मीडियम के रूप में। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, एक और बन सकता था यहाँ पर गैस में गैस का विलयन। तो गैस में गैस का जो विलयन बनता है वो ट्रू सॉल्यूशन हो जाता है स्टूडेंट, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा
द्रव में गैस का फेन और कोल्ड ड्रिंक्स, द्रव में द्रव का जल अल्कोहल जल अम्ल, द्रव में ठोस का दूध रबर, गैस में द्रव का कुहासा बादल, गैस में ठोस का धुआं, ठोस में गैस का पैलेडियम धातु पे हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, और ठोस में द्रव का टूथपेस्ट हो गया, क्रीम हो गया इत्यादि, और ठोस में ठोस का सारे मिश्र धातु। तो ये कोलॉइडल विलयन के प्रकार हो गया स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। तो ये तो हो गए कोलॉइडल विलयन। अब हम लोग उनके नेचर और प्रकृति के आधार पे कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक लायोफोबिक और एक लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ये लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन और लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे स्टूडेंट। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज का क्लास कैसा आपको लगा आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने शांतिपूर्वक वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।